हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला का टॉपिक और ये हम क्रमबद्ध रूप से चले हुए हैं। मैंने इससे पहले 4 वीडियो डाल दी हैं, जिसने वो नहीं देखी वो भी देख लेना, क्योंकि हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं और ऐसे ही हम पूरी व्याकरण करेंगे। जो पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप निःशुल्क रूप से टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जब आप चैनल के अबाउट में जाओगे, वहाँ टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। कल हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, और ये स्वरों के वर्गीकरण में हमने कहा था कि वर्णमाला कितने वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। कुल वर्णों की कितनी संख्या होती है? 52 होती है। तो कुल वर्ण आए तो आप 52 करेंगे, वैसे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। ये हम पढ़ चुके थे। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं और प्रारंभ के 4 वर्ण स्पर्शी होते हैं, और च, छ, ज, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। ये र, ल अंतस्थ हैं। स उष्म संघर्षी हैं। और इसी प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। अक्षत्र गैश्र। तो देखो, ये ग ऐसे हम उच्चारणमुख सुख की दृष्टि से तो हम ये बोलते हैं, वैसे इसका उच्चारण होता है ज प्लस में ये यानी जय, ये इसका उच्चारण होता है जय, लेकिन हम मुख सुख की दृष्टि से गे भी बोलते हैं, लेकिन दोनों ही मान्य हैं। स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। 5 भेद होते हैं, मतलब स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर हम 5 प्रकार से बांटेंगे। उच्चारण अवधि के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए उच्चारण अवधि के आधार पर वर्णों के भेद, तो आप करोगे 2। अगर कुल भेद आ जाए तो आप करोगे 3 प्लुत स्वर। इसके अन्य में तीसरा प्लुत स्वर होता है। संस्कृत में 3 ही होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कुल आ जाए तो आप 3 करोगे। अगर उच्चारण अवधि के आधार पर वर्णों के भेद तो आप यानी स्वरों के भेद तो आप 2 ही करोगे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये हम पढ़ रहे थे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर भी हम पढ़ चुके थे। पिछले जिसने ये विस्तार से पढ़ना है, पिछली वीडियो देखें, वहाँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ताकि हमें अगली क्लास समझ में आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, वर्ताकार, अवर्ताकार। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर होता है अग्र, मध्य, पश्च। तो ये जीवा के आधार पर हो गए। आगे बढ़ते हैं। मुखाकृति के आधार पर होते हैं संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्ध संवर्त, अर्धविवर्त, यानी कि अर्ध संवर्त, संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। ठीक है। नासिका के आधार पर होते हैं 2, यानी नाक के उच्चारण के आधार पर निरनुनासिक, अनुनासिक। तो बच्चों, ये हमने पढ़ लिए थे इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण। और ये फिर इन्हें क्या इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं, इनको विजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय आ, ई, ऊ रहेंगे, जो अपनी ही जाति से बने होने सजातीय स्वर कहते हैं। जो विपरीत जाति से बने होने विजातीय कहते हैं, जिसमें ए, आई, ओ, औ होते हैं। तो ये पढ़ चुके। तो ओष्ठाकृति के आधार पर इनकी व्याख्या दी गई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, और आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये नासिका के आधार पर 2 होते हैं, निरुनासिक और अनुनासिक। ठीक है। इसे अनुनासिक को सानुनासिक भी कहते हैं, जो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे सानुनासिक भी कहा है। अब देखो बच्चों, जिसने वो क्लास नहीं देखी है, ये मैंने थोड़ा क्विक रिवीजन किया है कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। जो बच्चा पहली बार आया है, ये वीडियो देखने के बाद उसको देख लेना, तब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और ऐसे ही हम क्रमबद्ध रूप से पूरी व्याकरण पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम कंप्लीट कोर्स यहाँ पर निःशुल्क रूप से करवाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल फ्री है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आज
व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण। ये थोड़ा सा हिल जा रहा है तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं इसको यहीं रोक देती हूँ। व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भेद होते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर, स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर होते हैं 5 भेद, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा दिखाया। और व्यंजनों का वर्गीकरण के होते हैं 8 भेद। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते, तो आप 8 प्रकार से करेंगे। भेद आ जाए, प्रकार आ जाए, एक ही बात है। अगर आपसे पूछा जाए स्वरों का वर्गीकरण कितना होता है, तो ये 5 प्रकार से करते हैं, नहीं 5 भेद होते हैं। तो देखो बच्चों, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, यानी ये 8 प्रकार है जिसमें हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है कि स्पर्शी व्यंजन क्या है, संघर्षी व्यंजन क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है। देखिए, इनमें नाम में बिल्कुल बारीकी अंतर दिया है, लेकिन अगर इनको गहराई से देखा जाए इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नासिकीय व्यंजन, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक, संघर्षहीन, इसी प्रकार व्यंजनों को कुल हम 8 प्रकार से, नहीं 8 भेद पर बांट सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनको नंबर वाइज पढ़ेंगे, यहाँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। देखो बच्चों, स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। देखिए, बात यह है कि स्पर्शी किसी भी, अगर आप किसी भी व्याकरण के किसी भी भाग को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे वो व्याकरण का हो चाहे साहित्य का हो, एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है। अगर उसने प्रश्न नहीं भी पढ़ा है तो सबसे पहले आप उसके अर्थ को जानोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको अर्थ को जानोगे। अगर आपने उसका अर्थ जान लिया, उसका टुकड़ा करना सीख लिया, तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको 50% से ज़्यादा उसके ठीक होने के चांस हो जाते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो उसको, अगर आपने उसके टुकड़ा करके उसके अर्थ को जानकर पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और उसके अर्थ को जान लिया तो भी आप प्रश्न को ठीक करने के चांस यानी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो अब देखते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है। देखो बच्चों, अवयव का मतलब होता है भाग, अव्यय का मतलब होता है भाग, और अवयव यानी इसका होगा भागों, यानी कि अब जब हम इनके उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग को ये स्पर्श करते हैं, यानी टच करते हैं। जिसको आप इंग्लिश में टच बोलते हैं तो हिंदी में उसे स्पर्श बोलते हैं। यानी जब इनके उच्चारण करोगे तो किन्हें किसी न किसी भाग को ये स्पर्श करते हुए प्रतीत होंगे। तो देखो बच्चों, ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन, गिनती में होते हैं 16, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने गहराई से नहीं पढ़ा है, तो ये कह रहे होंगे मैम आप गलत पढ़ा रही हो, ठीक है। तो इसलिए बच्चों, जितनी आपको नॉलेज, जितनी आपकी जानकारी आप गहराई से पढ़ते जाओगे, बहुत सारे कन्फ्यूज अपने आप खुद दूर होते चले जाएंगे। जिसको समझ में ना आए, वीडियो को 1-2 बार देख लेना। अब वीडियो को 2 बार देखोगे, 3 बार तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखो, संख्या में कितने होते हैं स्पर्शी व्यंजन? 16 होते हैं। कौन से? कै, ख, गे, घे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, फे, फे, बे, में। देखो बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने च वर्ग की लाइन को छोड़ दिया है। तो च वर्ग की लाइन को मैंने क्यों छोड़ा है, इसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे अगर आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे। तो कई बच्चों को अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि मैम गलत बता रही है। तो देखो बच्चों, किसी भी अगर आप अध्यापक की वीडियो देखो तो उसे लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो आपके सवाल खुद ही खुद अपने आप मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो मैंने च वर्ग को क्यों छोड़ा ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि आप मेरे साथ अंतिम रूप तक जुड़े रहेंगे तो अपने आप ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने ढैण यानी 5वां जो व्यंजन है, 5वां जो वर्ग है, लास्ट का जो 5वां वर्ण है, उसको क्यों मैंने छोड़ा ये भी आपको आगे इसका सवाल मिलेगा। आप इतना ही समझिए, सपर्शी व्यंजन क्या है, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 16 है। गिन गिन के देखना, 4 ये 4 तो 4 चौक 16 हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, संघर्षी व्यंजन या उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो देखो उष्मी का मतलब होता है हवा यानी ऊर्जा। आपने साइंस में पढ़ा हुआ, ऊष्मा का आप ऊर्जा से मतलब लेते हैं, यानी इसमें क्या ऊर्जा ज़्यादा लगती है, संघर्ष ज़्यादा लगता है, हवा ज़्यादा निकलती है। तो देखो इसको हम विस्तार से इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसका विस्तार से हम परिभाषा पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था, सपर्शी व्यंजन हमने पढ़ लिया था। सपर्शी और कितने होते हैं, 16 होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सपर्श संघर्षी। तो देखो बच्चों, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक लगता होता है, यानी जैसे हम उच्चारण करते हैं जैसे और व्यंजनों की अपेक्षा उसमें क्या है, ज़्यादा समय लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप देखो ये बोले ना कह तो इनके उच्चारण से डबल यानी अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है। वे उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, यानी संघर्ष कुछ ज़्यादा लग रहा है, समय कुछ ज़्यादा लग रहा है, उसे सपर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। देखो ऐसे मैं बोल रही हूँ ख ग, ठीक है, टाइम तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, समय कम लग रहा है किसके अपेक्षा। देखो इसको बोलना च छ झ, तो इसमें क्या है, स्पर्श भी हो रहा है, मुख का किसी न किसी भाग से स्पर्श भी हो रहा है और क्या है, संघर्ष भी हो रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये जैसे तालबे से मैम हो रहा है, कंठे से हो रहा है, भाई थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, मैं उनका भी भाग आपको बताऊंगी, लेकिन वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो क्योंकि हम 0 से 100 तक चलेंगे, 0 से 100%, तो जिसको जानकारी होती है वो भी, अगर हम अपना पाठ्यक्रम 0 से 100 तक धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये है कि हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होगा कि ये होगा ये होगा, क्योंकि हम विस्तार से उस समय तक जान चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वे व्यंजन जिन्हें उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, उसे सपर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो देखो बच्चों, छ ज, इनमें उच्चारण में समय भी ज़्यादा लग रहा है, सपर्श भी हो रहा है, संघर्ष भी हो रहा है, क्योंकि इनके जो है उच्चारण करते हुए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। अब आता है चौथा नासिकीय व्यंजन। अब में 3 हम पढ़ चुके हैं और ये आता है हमारा नासिकीय व्यंजन, ठीक है। 1 मिनट भाई, ये ऐसे हम पढ़ चुके थे संघर्ष व्यंजन, उसमें उच्चारण जिनमें अवे निकटता है कि नहीं, मतलब ये रह गया था हमारा, तो हम इसको एक बार फिर से करें। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अवे इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का भाग छोटा हो जाता है। देखो बच्चों, इसे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगी उदाहरण के द्वारा। इसे वायु घर्षण अथवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। देखो जैसे मान ले कि 2 अव्यय हैं, यानी 2 भाग है, उसे इतनी निकटता से, जैसे ये है, ठीक है, एक मैंने इसको ये लिया, एक ये लिया, तो इसमें क्या है, वायु ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, हवा ऐसे निकल जाएगी। लेकिन क्या है भाई, इसमें क्या है, ऐसे बिल्कुल सटती हुई निकलेगी, ऐसे सटती हुई, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल निकटता से हवा निकल रही है और इसमें क्या है, हवा निकटता बिल्कुल आराम से निकल रही, तो इसमें संघर्ष नहीं हो रहा है, इसमें संघर्ष नहीं हो रहा। ऊपर वाले में निकटता भी है और संघर्ष भी हो रहा है। तो इसलिए वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं, यानी 2 अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण अथवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, यानी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, इनकी संख्या 16 है। अब हमने इन्हें संघर्षी व्यंजन पढ़ा, इनकी संख्या 4 है, जैसे स है ये, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम पढ़ रहे हैं सपर्श संघर्षी, तो इनकी सपर्श संघर्षी की भी 4 हैं, लेकिन क्या है, इसमें 6 वाला च वर्ग आ जाएगा, च वर्ग में भी 4 वर्ण आएंगे। तो ये अंतर। और एक बात और मैं यहाँ बताना और चाहूँगी, इसका संघर्षी नाम भी है और उष्मी नाम है।
कई बच्चे क्योंकि उन्होंने संघर्षी पढ़ा है तो ये कहेंगे मैडम गलत बता रही, क्योंकि उष्मा उष्मी नाम है इनका। अब इनका जिसने उष्मी पढ़ा है और संघर्षी नहीं पढ़ा तो वो ये कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसके अन्य नाम भी, किसी भी अगर किसी भी पाठ्यक्रम में आप किसी भी भाग को पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम के, तो आप उनके अन्य नामों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप अब कंपटीशन टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपने एक नाम याद कर लिया उससे काम चल गया, तो ये उससे काम नहीं चलने वाला है। आप इसके अन्य नाम भी अवश्य याद रखोगी, ठीक है। अब चौथा आता है नासिक व्यंजन। हम व्यंजनों के भाग पढ़ रहे हैं और व्यंजनों को हमने 8 भागों में बांटा है। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है, यानी कि जैसे हम इनके उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा जो वेग है ना, वायु वेग का मतलब होता है दिशा, ठीक है। वायु का वेग का मतलब होता है दिशा, यानी वायु का वेग है वो नाक से निकलता है। इनका उच्चारण नाक से निकलता है, जैसे डैण में, देखो डैण में, यानी आप इनका उच्चारण कर रहे हो तो हवा क्या है, नाक से निकल रही है। इनका उच्चारण नाक से हो रहा है, इसलिए इसे नासिकी व्यंजन भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, ये आप जानते हैं, इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो इन्हें इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। मैंने कहा ना, मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चों किसी भी व्याकरण के भाग को पढ़ो या आप साहित्य के भाग को पढ़ो, उसके अर्थ को जानो। अगर आपने उसके अर्थ को जान लिया तो परिभाषा आप अपने आप ही बना लोगी। तो उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, ठीक है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस कराते जैसे इन्हें फेंक रही हो, यानी कि जीवा, जब हम इनके उच्चारण में जीवा का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जीवा इन्हें फेंक रही हो, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन को आप देखेंगे जिसमें अड ऐसे बोला जाता है क्या है, और इसके अन्य नाम आप अवश्य याद रखेंगे। इसे ताड़न जात भी कहते हैं, इसे द्विगुण भी कहते हैं, इसे द्विपृष्ठ भी कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको हर प्रश्न क्यों बना, कैसे बना, क्यों और कैसे का जिसने उत्तर जान लिया तो अपने आप ही कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अड है तो ताड़न जात नहीं, उत्क्षिप्त तो मतलब ये कि हवा इन्हें फेंकती है, फेंका हुआ, और ताड़न जात का इसको भगा रही है। जैसे कि ना आपने देखा होगा कि कई बार हमारे द्वार पे कुत्ता आ जाए तो इसको मतलब इसको ताड़ दो, जैसे किसी भाषा में जाए बोलते हैं ना, इसको ताड़ दो, यानी इसको भगा दो। तो ये ऐसे इसका उच्चारण होता है जैसे ताड़ रही हो, जैसे क्या है कि हवा इन्हें ताड़ रही हो, जैसे अड है ऐसे। जैसे द्विगुण क्यों कहते हैं, क्योंकि द्विगुण यानी द्विगुण की तरह है। और द्विपृष्ठ है, जैसे देखिए हम इनका उच्चारण करें तो जैसे ये मान लीजिए ये जीभ है, और जब इनका उच्चारण करते हैं ना तो जीभ ऐसे घूम कर वापिस होती हुई प्रतीत होती है, यानी जीभ ऐसे मुड़ जाती है ऊपर, यहाँ तक आधी हो जाती है ऊपर का, जैसे इसका उच्चारण, इसलिए इसे द्विपृष्ठ कहते हैं। क्योंकि हवा जो है जीभ है, जैसे जीभ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी अपने वापस खींचती है इसको, इसे द्विपृष्ठ कहते हैं। अब आते हैं बच्चों 5वां भेद है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित यानी जैसे कंपन होता है, प्रकंपित का मतलब होता है कंपन होना। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा 2-3 बार को कंपन करना पड़ता है, यानी जीव्या जो हमारा जीव, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जीव्या है ये तत्सम शब्द है, और जो जीव है ये हमारा तद्भव है। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो आप ये छोटी छोटी भी जानकारी जरूर रखें, और मैं पढ़ा रही हूँ ना तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि ये जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में उत्क्षिप्त, ये देखिए उत्क्षिप्त ये शुद्ध लिखना आ जाए तो आप है ना पढ़ते हुए एक पंथ 2-3 काज कर लिया करो। उत्क्षिप्त ये इसका शुद्ध रहेगा, ऐसे याद लिखोगे। फिर क्या है, प्रकंपित भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो ये प्रकंपित ऐसे लिखा जाएगा। तो शुद्ध अशुद्ध का भी ध्यान रखोगे। और ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए, बड़ी मेहनत लगी बनाने में, और आप इनका अवश्य लाभ उठाएं मेरे नोट्स बनाने। और आप चाहते हो कि हमारे नोट्स बन जाए तो क्रमबद्ध रूप से ऐसे चलेंगे, आप खुद भी बना सकते हो। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीव्या 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, यानी जीव्या को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और प्रकंपित व्यंजन होता है एक ही, यानी प्रकंपित व्यंजन की एक ही संख्या है, वो है रै। देखो अब मैं इसका उच्चारण आपको करके दिखाती हूँ, आप भी कर देना। रै
रे, ऐसे बोला रे, तो हवा है जो जीभ है उसे देखो कितनी बार कंपन कर रही है, ये लुढ़क कर आ रही है, ऐसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, इनका विशेष करके मैंने लिखा है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नोट को हिंदी में विशेष बोलते हैं, आप नोट लगा कर ऐसे लिखते हो ना, तो नोट को हिंदी में विशेष बोलते हैं। तो इसका मतलब मैंने ये विशेष लिखा है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अवश्य ध्यान रखेंगे, अवश्य इसको याद रखेंगे। ऐसे लुंठित, हवा क्या है, लुढ़क रही है, जीभ क्या है, लुढ़क रही है। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, और प्रकंपित का मतलब होता है कंपन करना। जैसे रे, मैं ऐसे कर रही हूँ ना रे, तो हवा क्या मतलब जीभ क्या है, कंपन भी कर रही है और लुढ़क भी रही है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अब आता है पांचवा भाग आता है, नहीं पांचवा नहीं, छठा सातवां आ गया हमारा, सातवां भाग आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का अर्थ होता है पास। पार्श्व का देखो बच्चों, अगर याद नहीं भी हो रहा ना, पैसे क्या है पार्श्व और पैसे क्या है पास। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती हुई हवा के प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से निकल जाते हैं। जैसे देखो, पार्श्विक का मतलब होता है पास, और जब इनका उच्चारण करते जीभ क्या है, अगल बगल से, मतलब जीभ के अगल बगल से हवा, मान लीजिए ये जीभ है, ठीक है, तो जीभ जैसे रे का उच्चारण कर रहे तो जीभ ऐसे जो मुड़ रही थी, मुड़ रही थी ना, ऐसे रे लुढ़क रही थी, मतलब कि ऐसे घर्षण कर रही, 2-3 बार कंप कर रही थी। लेकिन पार्श्विक क्या है, इधर से हवा निकल गई, इधर से निकल गई, क्योंकि हवा जो है इधर से भी निकल गई, इधर से, इनके पास से हवा निकल जाती है जीभ के दोनों बगलों से, यानी कि जो हमारा दंत भाग होता है और जीभ का जो भाग होता है उसके बीच से हवा है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट, जैसे ये जीवा है, ठीक है, और इधर कोने में क्या है, हमारे दांत है, तो हवा जो है इन दोनों की तरफ से निकल जाए, इधर से भी निकल जाएगी, इधर से भी निकल जाएगी, तो ये क्या है, पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। और इनकी संख्या है लय, मतलब एक ही संख्या है, लय संख्या नहीं, लय में एक ही है, ये लय ये सिर्फ एक है। और क्या, प्रकंपित जो लुंठित है वो भी एक है, रे है, और पार्श्विक है वो भी एक है, लय। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा मसूड़ों को छूती हुई हवा का प्रमुख है जीवा के आसपास से जीवा के आसपास से निकल जाता है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये लय है, इनकी संख्या एक ही है। तो देखो बच्चों, हमने प्रकंपित पढ़ा, रे, इसे लुंठित भी कहते हैं, इसका अन्य नाम, एक इनका लुंठित नाम है, एक प्रकंपित है, और इनकी संख्या एक है, रे है। इसके साथ ही पार्श्विक पढ़ा हमने। पार्श्विक क्या है, ये जीभ के अगल बगल से हवा निकलती है, इसकी संख्या एक है, लय है, ठीक है। अब बच्चों, संघर्षहीन, संघर्ष का मतलब होता है जैसे संघर्ष करना, यानी थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब जोर लगेगा, संघर्ष होगा, थोड़ा सा, मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हवा निकलेगी। और हीन क्या मतलब होता है, कम, जिसमें जो हवा कम निकलती है, कम संघर्ष करना पड़ता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे संघर्षहीन वर्ण कहते हैं, यानी जीवा को जोर नहीं लगाना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। ये इनकी संख्या 2 है, यह और वह। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। ये वह वो सब विशेष स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसके 2 नाम है। एक नाम मैंने इनको बताया संघर्षहीन, यानी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ठीक है, संघर्ष। और दूसरा नाम है इसका अर्ध स्वर, यानी स्वर तो क्या है भाई, वो किसी की सहायता लेते नहीं है, स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र होते, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते। इसके साथ ही अर्ध स्वर, यानी कि ये आधे तो स्वर होते हैं, आधे क्या होते हैं, व्यंजन होते। यानी स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर की तरह उच्चारण होता है इनका, मतलब स्वर की तरह उच्चारण होता है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। और अर्ध क्योंकि ये क्या है, कुछ व्यंजन भी है, कुछ ये व्यंजन है, और क्योंकि व्यंजनों के साथ गिने जाते हैं, व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। और स्वर इसलिए हैं क्योंकि ये स्वर की तरह इनका उच्चारण होता है। तो बच्चों, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसे संघर्षहीन भी कहते हैं। इनके 2 नाम हैं, अन्य नाम आप अवश्य याद रखोगे, क्योंकि परीक्षा जो लेने वाला पेपर जो सेटर होता है, बड़ा दिमाग लगाता है वो, इसको उनको पता है कि बच्चा ये तो याद कर लेगा, शायद उसको ये नाम याद नहीं होगा, तो इसलिए दे देता है। तो इसलिए अन्य नामों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब बच्चों आता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, लेकिन मैं कंपन के आधार पर आपको बताऊं, इसके साथ ही हमने आज क्या पढ़ा, एक बार मैं इसका थोड़ा सा रिवीजन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा, क्योंकि कल और जिसने भी वो क्लास मेरी नहीं देखी है, ये देखने के बाद वो देखेगा तो उसे अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है, शायद उसको कि मैडम क्या बता रही है, हो सकता है किसी को गलत भी लगे, तो पहले ये देखने के बाद आप मेरी 1 2 3 क्रमबद्ध रूप से क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, जिसको हम 5 वेदों में पढ़ा था हमने। आज हमने पढ़ा है व्यंजनों का वर्गीकरण। ये इसके 8 वेद हैं। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिके, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक, संघर्षीन। तो ये हमने 8 वेद व्यंजनों का हमने बांटा। ठीक है, ये 8 है। तो स्पर्श संघर्षी वो होते हैं जिनके उच्चारण में जो है हवा विभिन्न, यानी जो हम उच्चारण करते हैं तो विभिन्न अवयवों को छूती है, विभिन्न भागों को छूती है, मुख के विभिन्न भागों को छूती है। तो इनकी जो संख्या 16 है। जो ये क्या है, वर्ग, हर वर्ग का चौथा व्यंजन, यानी 4 वर्ग, हर वर्ग के 6 वर्ग को छोड़ करके, कै ख गए गए, ठे ठे डे डे, तै थे दे दे और पै पै, यानी 4 ये है, 4 ये, 4 ये, 4 ये, इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 16। इसके साथ ही हम संघर्षी व्यंजन पढ़ा, जिसे ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। ये क्या है, जिनके उच्चारण में अभी इतनी निकटता से आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा सा प्रतीत होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे ऐसे संघर्ष करती है, बीच का मार्ग बिल्कुल छोटा हो जाता है। इसमें से है, इस संख्या में कितने, 4 हैं। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श भी हो रहा है, संघर्ष भी हो रहा है। ये तो इसमें संख्या 4 है, 6 6 जय जय, यानी और व्यंजनों की अपेक्षा में इसे थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और व्यंजनों की अपेक्षा में। इसके साथ ही हमने चौथा पढ़ा नासिक व्यंजन, जिसका जो उच्चारण नाक से होता है। तो ये है डयणा में, ये कितने हैं, संख्या में 5 है। इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा जो है ऐसे लग रही है जिसे इन्हें फेंक रही हो, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या है 8 और 8। तो ये क्या है, 2 है। ताड़न जात भी कहते हैं इसे, द्विगुण भी कहते हैं, द्विपृष्ठ भी कहते हैं। ताड़न जात ऐसे हवा इनको ताड़ रही है, द्विगुण क्योंकि ये इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, बिंदी नहीं लगती। जो वर्गीय व्यंजन है इनमें क्या है, बिंदी लगती है। द्विपृष्ठ क्या होते हैं, क्योंकि जो है जीभ इनमें मुड़कर पीछे की ओर चली जाती है, यानी पृष्ठ की तरह मुड़ जाती है, इसलिए इसे द्विपृष्ठ कहा जाता है। फिर है प्रकंपित, छठा भेद है, प्रकंपित है। तो इसमें रै है, जैसे हवा जो है लुढ़क कर आती है, जैसे रै 2-3 बार जीभ जो है लुढ़क रही है, रै जैसे कंपन कर रही है, लुढ़क रही है, तो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये रै है। और देखो बच्चों, यहाँ आप है ना याद कर लो कि तो लुंठित ल याद कर, ध्यान रखना, लुंठित से ल नहीं है, रै है। लुंठित से ल नहीं है, रै। ये चीज़ देखा, ध्यान रखोगे। कई पार्श्विक में आप रै लगा दो और लुंठित में आप ल लगा दो, इस बात का ये उल्टा है। पार्श्विक का अर्थ होता है पास, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मसूड़ों को छूती है हवा प्रमुख वे जीवा के आसपास से निकल जाती है। यानी मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया था, ये जीवा है, यहाँ पर आपके दंत, तो क्या है, जैसे हम ल का उच्चारण करते हैं तो इधर से हवा जो है जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब हमने पढ़ा संघर्षहीन, जिसमें क्या है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता, यानी संघर्षहीन होते हैं। ये वे इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है। ठीक है, अब क्या है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमने 2, जिसमें अघोष है और जिसे घोष भी कहते हैं, इसे सघोष भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो देखो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष भी, घोष भी। अब देखो इनका अंतर समझना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि किसी भी शब्द के आगे अगर हम अ उपसर्ग लगा देते हैं, यानी अ उपसर्ग लगा देते हैं, तो उसका अर्थ होता है नहीं, यानी नकारात्मक में वो चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो
तो बच्चों घोष का अर्थ होता है नाद, गूंज, नाद या गूंज, ठीक है, नाद या कंपन, नाद, गूंज या कंपन। तो ए मैंने इसके घोष के आगे मैंने ए लगा दिया, तो मैंने क्या लगा दिया, ये व्याकरण का नियम है। अगर हमने घोष के आगे ए लगा दिया तो इसका मतलब होता है इन वर्णों के उच्चारण में नाद नहीं होगी, गूंज नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, मतलब इसके क्या है, ये अन्य नाम है, अर्थ इसका एक ही है, इनमें इसमें गूंज भी नहीं होगी, नाद भी नहीं, कंपन भी नहीं होगा, ये इसे अघोष कहते हैं। अगर बच्चों इसे स का मतलब किसी भी शब्द के आगे अगर स उपसर्ग लग जाता है तो वो सहित में चला जाता है, यानी सहित। घोष का मतलब है नाद, गूंज या कंपन, तो कंपन के सहित। इसका अन्य नाम घोष भी है, सघोष भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। घोष आ जाए या सघोष आ जाए आपकी परीक्षा में तो दोनों का एक ही अर्थ है। एक ये इसके अन्य दो नाम हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है, एक ही होते हैं, और अघोष जो है अलग होते हैं। तो बच्चों देखो, आप एक और मैं तरीका बता देती हूँ कि जैसे उच्चारण जब सब हम वर्ण पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे शुरुआत करते हैं, तो पहले वाला क्या ए आया है तो ए वाले पहले आ जाएंगे, से क्या है बाद में आता है, घ भी क्या आता है बाद में आता है, तो ये बाद में आएंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो ऐसे शुरू होता है वो पहले आएंगे और जो घ और श से शुरू होते हैं वो बाद में आएंगे, क्योंकि वर्णमाला में इनका स्थान भी पहले और बाद में आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अघोष, घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद या कंपन, गूंज, नाद या कंपन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ये वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो देखो बच्चों, ये हर वर्ग के मैंने दो दो वर्ण लिए हैं, आप इनका उच्चारण करके देखना। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और तीनों से, तो ये कुल वर्ण होते हैं। इसमें क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या जो है, 13 होती है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। सघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। तो जिनके नाद, गूंज या कंपन एक ही बात है, चाहे आप नाद, लेकिन आपको याद रखना है। हो सकता है आपकी परीक्षा में नाद दे दिया जाए तो आप सोचेंगे ये क्या गया, नाद तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हो सकता है आपकी परीक्षा में गूंज आ जाए, हो सकता है आपकी परीक्षा में कंपन दे दिया जाए, मतलब इनका एक ही है, इसके नाम अन्य है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसे हम सघोष या घोष कहते हैं। तो देखो बच्चों, शुद्ध अशुद्ध में पांचवा कई बार बिल्कुल बारीकी गलतियां हम कर देते हैं और इन पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हो कि परीक्षा में इतनी छोटी बात थोड़ी ना है, लेकिन आज आ जाती है और हम गलत भी कर देते। तो पांचवा हम लिखते हुए दोनों में चंद्र बिंदु आएगी, पा पर भी वा पर भी, पांचवा ऐसे लिखा जाएगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे घ, घ, झ, झ, ट, न, त, द, प, ब में, तो ये बच्चों इसके साथ ये र, ल, व है, ये सभी स्वर, जैसे ये र, ल सभी सर इसमें क्या है, सघोष में आएंगे। देखो बच्चों, अब इनकी संख्या है 31। अघोष की संख्या थी कितनी थी, अघोष की संख्या कितनी थी, 13 थी, और सघोष की संख्या कितनी है, 31 है। आप इन्हें गिन कर भी देख सकते हैं कितनी है। सघोष की 31 है, अघोष की कितनी है, 13 है। अघोष की 13 है, सघोष की 31 है। तो देखो बच्चों, अब आप देखो स हो रहा है, सघोष, सघोष में स आ रहा है, तो बिल्कुल क्या है, आपको क्या याद रखना है, तीसरा, चौथा, पांचवा तो आप याद रखोगे, क्योंकि ये बाद में आता है, स ए पहले आता है। इसके साथ ही मैं एक ट्रिक और भी बता देती हूँ। आप क्या करोगे, जैसे स में स से शुरू होता है और स्वर, स से सघोष, स से स्वर,
तो बच्चों ये बात तो आप बिल्कुल 100% 100% याद रखोगे। से स्वर से सहघोष, तो ये तो सहघोष में ही आएंगे, से स्वर से सहघोष। ठीक है, अब दूसरा क्या, अब ये बात है इसमें आप क्या रखोगे याद है, जैसे ये और वे को हमने क्या पढ़ा था, अर्धस्वर में पढ़ा था, अर्धस्वर में पढ़ा था ना, जिनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है। तो आप जब इनका उच्चारण स्वर का सहघोष में हो रहा है तो ये वह का भी होगा, और ये वह के साथ क्या अंतस्थ आते हैं, तो ये र ल व है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछता है, क्योंकि ये जो है से है, तो ये से के साथ इसे बोला जाता है उसमें, लेकिन है का उच्चारण यहाँ होगा किसमें, सहघोष में। ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता, आप विशेष रूप से इसे याद रखोगे। सहघोष में आएगा है किस में आएगा, सहघोष में। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। तो बच्चों ये र ल व है, स्वर की तरह बोले जाते हैं, क्योंकि अर्धस्वर में आते हैं, अंतस्थ होते हैं, तो ये स्वर के साथ आएंगे। तो ये भी आ गए 4 और 5 ये आ गए, और 4 ये आ गए, ये स्वर नहीं 11 ये हो गए, और इसके साथ तीसरा, चौथा, 5वां और 5 ये 11 ये, इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है 31। और वर्णों में सहघोष बाद में आता है, तो इसको हम बाद में शुरू कर लेंगे, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, और अब क्या है, अघोष में वर्ण पहले आता है, ऐसे हम शुरुआत करते हैं। तो पहला दूसरा अघोष हो जाएगा, पहला दूसरा क्या होगा, अघोष होगा, तीसरा, चौथा, 5वां क्या होगा, सहघोष होगा। अब क्या है, सहघोष में स्वर भी आ जाएंगे, सहघोष स्वर। इसके साथ ये अर्ध स्वर है या अंतस्थ है, तो ये र ल व है, ये क्या है, ये भी सहघोष में आ जाएंगे। ठीक है, और से तीनों से क्या है, उसमें अघोष में आ जाएंगे। तो बच्चों अघोष की संख्या हो जाएगी कितनी, 13 हो जाएगी। सहघोष की संख्या कितनी हो जाएंगी, 31 हो जाएगी। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे अघोष के पहले आ रहे हैं तो कम आएंगे, सहघोष के बाद में आ रहे हैं तो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पहले वाले को कम मिलते हैं और ज़्यादा वाले को ज़्यादा मिलते हैं। देखो अगर आपने ये याद कर लिया 13 तो 31, अपने 13 का उल्टा कितना होता है, 31। जैसे आपने 13 किया, इसका इधर ले गया, इधर इसका इधर ले लिया, तो अघोष क्या है, पहले आ रहे हैं तो कम मिलेंगे। ठीक है, सहघोष बाद में आ रहा है तो इसको ज़्यादा मिलेंगे। 13 का उल्टा कितना होता है, 31। आप ऐसे भी से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ेंगे प्राणवायु या श्वास के आधार। प्राणवायु क्या होती है, हमारी सांस, यानी हमारी जो सांस है, जो हम सांसें ले रहे हैं, उसी के आधार वर्णों के भेद। तो इसके भी 2 भेद है, 2 प्रकार है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा, और विस्तार से इसे प्राणवायु श्वास के आधार पर हम कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और इसी तरह से हमारी जो है कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। पूरा व्याकरण का टॉपिक निःशुल्क रूप से करवाया जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी निःशुल्क है। वहाँ भी आपको इससे संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी मिलती रहेंगी। आपस में आप कन्फ्यूज एक दूसरे के चैट भी कर सकते हो। तो बच्चों इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में जब अपनी तैयारी आपकी इसी 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका चयन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।